अस्सलामुअलैकुम। बेटा आप सबको सेकंड ईयर में वेलकम है। पेपर आपके नहीं हुए लेकिन आप लोग सेकंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं और अब कोशिश करें कि इसमें पूरी एफर्ट से काम करें और जो आपकी डेफिशिएंसीज इससे पीछे रह गई थी उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। आज हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये समझ लें कि फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस मूव नहीं करते, स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। और सबसे पहले हमें ये पढ़ने से पहले इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाहर रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर है। सो एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन के शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएं तो फिर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके टोटल नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा एंड वी कैन से एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर किसी वजह से बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स आके अकोमोडेट कर जाएं तो इस सूरत में टोटल negative charge of the atom would be greater than that of its positive charge and we can say electron is negatively charged. अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे it becomes positively charged और अगर किसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले the atom comes to be negatively charged. अब आपको पता है कि जितने भी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं they are all composed of atoms. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी which is composed of atoms, अगर उसके एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं then total positive charge of the body would be greater than that of its total negative charge. तो किसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूज कर देने की वजह से उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी तरह अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो देन टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द बॉडी वुड बी ग्रेटर देन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बॉडी। तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और हम इन दोनों चार्जेस को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि if a body lose electron it becomes positively charged or deficiency of electrons on a body produces positive charge on the body। यानी किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी पॉजिटिव चार्ज पैदा करती है और इलेक्ट्रॉन का इजाफा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा करता है। The gain of electron by a body produces negative charge on the body. उसके बाद it is natural tendency that similar charges repel each other and opposite charges attract each other. The first measurement of the force between charges was made in 1784 AD by Charles Coulomb, a French military engineer, on the basis
measurement, on the basis of these measurements, he deduced a law known as Coulomb's law. अब इस बात को ज़रा फिर समराइज करें कि अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएं तो वो बॉडी बन जाता है नेगेटिवली चार्ज, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो बॉडी बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना पॉजिटिवली चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठे हो जाना नेगेटिव चार्ज। और ये नेचुरल है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और इन चार्जेस के दरमियान पहली दफ़ा फोर्स को मेजर किया गया 1784 एडी में एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर विच नेम वाज कूलम। On the basis of measurement, he deduced a law known as Coulomb's law. अब Coulomb's law क्या है? Coulomb's law ये है कि when 2 point charges Q1 and Q2 are separated by some distance r, the force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. दो चार्जेस के दरमियान कुव्वते कशिश या कुव्वते दफा, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. And secondly, the electric force between two charges is inversely proportional to the square of distance between their centers. Now combining 1 and 2, अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दें तो जो फोर्स है ये बन जाती है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 multiplied by Q2 divided by square of the distance between them. यहाँ हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो F is equal to K, F is equal to K Q1 Q2 over R square. K is called as constant of proportionality. Its value depends on the nature of the medium between two charges and the system in which force, charge and distance are measured. If the medium between two charges is free space and the system of units is SI, then K is represented as 1 over 4 pi epsilon naught. इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, where epsilon naught is electrical constant known as permittivity of free space. In SI units, its value is 8.85 into 10 की पावर minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. The force, thus the Coulomb's force between two charge in free space is written as F is equal to K Q1 Q2 over R square. The Coulomb's force between two charges is a mutual force. It means that if Q1 exert a force on Q2, then Q2 will also exert an equal and opposite force on Q1. इसको जरा बढ़ा करके देखते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है ये F is equal to K Q1 Q2 over R square.
और गौर से देखने पे हमें पता चलता है कि ये जो दोनों फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि अगर चार्ज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। The Coulomb's force between two charges is a mutual force. It means that if Q1 exert a force on Q2, then Q2 will also exert an equal and opposite force on Q1. If we denote force exerted by Q2 on Q1 is F21 and that on charge Q1 due to Q2 is F12, यानी जो चार्ज Q1 Q2 पर एक्सर्ट करता है उसका नाम हमने रख दिया F21 और जो Q2 Q1 पे एक्सर्ट करता है उसका नाम हमने रख दिया F12. Then we can write it as F12 is equal to माइनस F21, क्योंकि फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और F12 and F21 are equal in magnitude but opposite in direction. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. We can also represent these forces in vector form. हम इन दोनों फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F21 के ऊपर वेक्टर का निशान डाल देंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 एज अ यूनिट वेक्टर। और इसी तरह F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज 1 to 2 R12 as R12 and 21 are vectors equal in magnitude, opposite in direction. Similarly, the force F12 is equal to F21. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction. और इसमें opposite in direction होने का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर इनके दरमियान पॉजिटिव साइन होता तो इसका मतलब ये होता कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। द साइंस ऑफ चार्जेस इन इक्वेशन डिटरमाइन वेदर द फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नेगेटिव साइन और अगर रिपल्शन है तो फिर पॉजिटिव साइन। We shall now consider the effect of medium between two charges upon the Coulomb's force. If the medium is an insulator, it is usually referred as dielectric. It has been found that the presence of a dielectric always reduces the electrostatic force as compared with that in free space by a certain factor which is a constant for given dielectric. इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में पड़े हुए हैं और अगर उनके दरमियान फासला उतना ही हो और उनके दरमियान कोई और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो एक खास हिसाब से फोर्स कम हो जाएगी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज relative permittivity and is represented by epsilon r. Epsilon r को हम कहते हैं this is known as relative permittivity और इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि permittivity of a medium, it is the ratio of the permittivity of a medium to the permittivity of free space. कि relative permittivity दरअसल क्या है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की फ्री स्पेस की परमिटिविटी से रेशियो। द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक्स आर गिवन इन द टेबल
12.1 बेटा ये टेबल भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस टेबल में मुख्तलिफ मटीरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी दी गई है और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। आप सब लोगों को ये टेबल जो है इसके नाम के हिसाब से ये याद करना पड़ेगा। The Coulomb's force in a medium of relative permittivity epsilon r is given by 1/4 pi epsilon naught into epsilon r q1 q2 over r square. It can be seen in the table that epsilon r for air is 1.006. This value is so close to 1 that with negligible error the equation 12.13 gives the electric force in air. बेटा देखें कि जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर हम उस फ्री स्पेस को फिलअप कर दें किसी मीडियम के साथ, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे मीडियम को कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में इंसुलेटर को हम डाई इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। तो जब हम फ्री स्पेस को रिप्लेस कर देंगे विद सम डाई इलेक्ट्रिक तो फोर्स एक ख़ास हिसाब से कम हो जाएगी, और इसी तरह किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी की एयर फ्री स्पेस की परमिटिविटी से जो रेशो है दैट रेशो इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा उम्मीद है कि आपको ये फर्स्ट लेक्चर पसंद आया होगा। इसको अच्छी तरह आपने बुक से भी पढ़ना है और इसको अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम।